बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंशूर अहमद। आज इस कोर्स का लेक्चर नंबर 14 है। तो हस्बे मामूल हम देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या टॉपिक्स कवर किए और क्या कुछ किया। तो सबसे पहले हमने जो है पिछले लेक्चर में मोटिवेशन फॉर द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स दी। ये मेथड ऑफ पैरामीटर्स, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स जो है बेसिकली ये भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है या यूज किया जाता है। और इसमें जो है ऐसे फंक्शंस जिनको हम यानी जो सोर्स फंक्शन होता है या जिसे इनपुट फंक्शन भी कहते हैं, जिनको हम अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड जो है ये हमें ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प आउट करता है। तो हमने जो पिछला लेक्चर था इसमें खास तौर पे ये देखा कि जितने भी मेथड या डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने कंसीडर की उन सब में जो कोफिशिएंट्स थे वो कांस्टेंट थे। इसमें फिर हमने मेथड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने देखा वो किस तरह से वर्क करता है। फिर हमने मेथड फॉर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टडी किया, उसका पूरा जो थीम है उसको हमने डेवलप किया, उसको जो है देखा कि किन स्टेप्स से हमें गो थ्रू होना पड़ता है और फिर किस तरह से हम उसमें होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करते हैं और फिर जो है ये होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करने के बाद उसमें से जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आ जाते हैं उसकी मदद से फिर हम रॉन्स्कियन बनाते हैं और जो नए इंट्रोड्यूस फंक्शन होते हैं u1 u2 अगर सेकंड ऑर्डर है अगर तो u1 u2 कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी बात हमने पिछले लेक्चर में स्टडी की और इसी मेथड की समरी के तहत जो है ये सारी बातें हमने डिटेल में की। और फिर ये भी हमने देखा कि हमें जो है उसमें जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं u1 u2 फाइंड करने के लिए तो उस वक्त हमें कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जस्ट हम जो है u1 u2 की वैल्यूज विदाउट एडिंग कांस्टेंट्स फाइंड कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने जो है कुछ एग्जांपल्स की। तो इस लेक्चर तक हमने सिर्फ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे बात की। तो आज का लेक्चर जो है उसमें हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे। हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से कैसे करते हैं, ये आज का एक टॉपिक हम कवर करेंगे। और इसमें फिर हम थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। हायर ऑर्डर में हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए ये मेथड जो है डेवलप करेंगे या उसका क्या थीम होता है ये मेथड हम स्टडी करेंगे और थर्ड ऑर्डर के लिए एग्जांपल सॉल्व की जाएगी। दूसरा टॉपिक जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो है, अब तक जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस कंसीडर की, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उसमें जो कोफिशिएंट्स थे वो कांस्टेंट्स थे। आज हम जो है वेरिएबल कोफिशिएंट्स के लिए भी मेथड किस तरह वर्क करता है या उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट जो इक्वेशंस होती हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके लिए एक खास किस्म की इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे जिसे काशी आइलर इक्वेशन कहते हैं। ये एक वेरिएबल कोफिशिएंट्स की बड़ी टिपिकल एग्जांपल है। इसकी फॉर्म क्या होती है और इसके इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड क्या होते हैं, ये हम आज के लेक्चर में दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अब हम आज के लेक्चर में बात कर रहे हैं जी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड फॉर हायर ऑर्डर इक्वेशंस।
Okay, the method of variation of parameters can be applied to nth order differential equation of the type this. ये आपके सामने ये जनरल nth order differential equation है जिससे आप पहले भी वाकिफ हैं। तो आज हम इस तरह की differential equation को variation of parameter method से solve करने का तरीका सीखेंगे। Here we give all the steps to solve the higher order differential equation by variation of parameters. Step 1, उसमें क्या करते हैं? टू फाइंड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी सॉल्व द एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। तो पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि हम होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी ये वाली जी एफ एक्स वाली टर्म को इग्नोर करते हैं पहले स्टेप में, और यहां से हमें वाई सी मिलता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहां से क्या मिल जाता है? वाई सी मिल जाता है। Here it should be yc. तो yc is equal to c1 y1 plus c2 y2 and up to so on cn yn। चूंकि ये nth order differential equation है, लिहाजा हमें n linearly independent solutions मिलेंगे और उन्हीं की मदद से हम ये जनरल solution लिख सकेंगे। हम यहां से इस जो पिछला जनरल सॉल्यूशन लिखा वहां से हम y1 y2 अप टू yn जो n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी क्या वैल्यूज है, और फिर हम क्या करते हैं? nth ऑर्डर रॉन्स्कियन फाइंड करते हैं। ये nth ऑर्डर जो है डिटर्मिनेंट होगी, इसको ओपन करते हैं और यकीनन इसका रॉन्स्कियन जो है वो नॉन जीरो होगा। इसके बाद हम रॉन्स्कियन फाइंड करने के बाद क्या करते हैं जी? हम एक्चुअली ये करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। वो लिखने का तरीका क्या होता है? आपको याद होगा कि ये जो कोफिशिएंट होता है nth ऑर्डर टर्म का, इसको डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन, और अब ये जो राइट पे जी एक्स है वो एफ एक्स बन जाता है। और एंड कंप्यूट द डिटर्मिनेंट्स w k is equal to 1 to n by replacing the kth column of w by the column this। आपको याद होगा हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें चूंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की, लिहाजा वहां जो ये W1 और W2 थे, W1 कैसे हम करते थे? पहला कॉलम जो है उसको रिप्लेस करते थे इस तरह से 0 f of x, और इधर दूसरा कॉलम होता था और वो होता था नॉर्मली y2 और y2 डैश। इसी तरह W2 कैसे कैलकुलेट करते थे? इधर y1 और y1 डैश होता है और यहां पे क्या आ जाता है जी? 0 f of x। तो इस तरह बिल्कुल यही बात अब जर्नलाइज फॉर्म में बता दी गई है कि अब आप क्या करते हैं? ये जो कॉलम है इसको जब आप W1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके साथ रिप्लेस करते हैं, W2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके साथ, और Wn कैलकुलेट कर रहे होंगे n-1 रादर, तो हम किसके साथ कर रहे होंगे? Wn के लिए हम कर रहे होंगे इस कॉलम को रिप्लेस करेंगे इस वेक्टर के साथ और डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे। तो इस तरह हमें वो वैल्यूज मिल जाती है u1 एंड u2 जो हम पहले जानते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं जी कि u1 डैश u2 डैश और un डैश फाइंड करते हैं। उसके लिए ये फार्मूला है कि u1 डैश आपको याद होगा क्या लिखते थे जी आप? u1 डैश वाज इक्वल टू w1 ओवर w और रॉन्स्कियन। इसी तरह u2 डैश होता है w2 ओवर w, और ये जो प्रीवियस उससे हमें मिल गई वैल्यूज। फिर हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता है। इसमें से हम u1 u2 डैश फाइंड आउट करते हैं, यानी जब ये फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद हम uk फाइंड कर लेते हैं, यानी u1 u2 u3 u4। वो कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है, हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं किस वाली टर्म को? जैसे ये वाली टर्म है u1 डैश w1 ओवर w, इसको इंटीग्रेट करें, यू विल गेट u1 एंड सिमिलरली u2 एंड uk तक आप जा सकते हैं। स्टेप 7 में फिर क्या करते हैं? वी राइट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन एज। तो अब जब u1 u2 n तक आपके पास वैल्यूज आ गई तो अब आप yp लिख सकते हैं। और yp कैसे लिखते हैं जी? u1 इंटू y1, u2 इंटू y2 एंड un इंटू yn। और स्टेप
8 में क्या करते हैं, द फाइनल जर्नल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन, कि आपका फाइनल जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा, yc प्लस yp। यहां एक नोट करने की बात यह है कि द फर्स्ट n-1 इक्वेशंस इन द स्टेप 5 आर assumed to made simplify the first n-1 derivatives of yp. The last equation in the system results from substituting the n particular integrals yp and its derivative into the given nth order linear differential equation and then simplifying. कि हम n-1 इक्वेशंस जो हमें स्टेप 5 में हासिल होती हैं, स्टेप 5 को जरा देख लेते हैं। ये है ना कि n-1 इक्वेशंस आएंगे, तो इनमें हम yp के एक्चुअली जो है डेरिवेटिव्स वो सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। द लास्ट इक्वेशन इन द सिस्टम रिजल्ट्स फ्रॉम द सब्स्टिट्यूटिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल yp एंड its derivative into the given nth order linear differential equation and then simplifying. ओके जी। नेक्स्ट क्या है जी, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द इंटीग्रल्स ऑफ द डेरिवेटिव्स uk डैश ऑफ द अननोन फंक्शन आर फाउंड, द आंसर फॉर yp may be different for different attempts of yp for the same equation, कि इसमें डिफरेंट अटेम्प्ट्स के लिए डिफरेंट आंसर हो सकते हैं uk के या u डैश के को जब हम इंटीग्रल्स या इंटीग्रेट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द इंटीग्रल्स ऑफ द डेरिवेटिव्स uk ऑफ द अननोन फंक्शन आर फाउंड, कि आप किस, चूंकि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंट वेज में हो सकती है, लिहाजा uk की डिफरेंट वैल्यूज आपको हासिल हो सकती हैं। When asked to solve the initial value problem, we need to be sure to apply the initial conditions to the general solution and not to the complementary function alone, thinking that it is only yc that involves the arbitrary constants. ये मैंने बड़े एम्फेसिस के साथ पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि याद रखना है कि आपने जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो पूरा सॉल्यूशन लिख के उसके बाद इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करनी है, कि सिर्फ वैसे तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं वो किस में अपीयर हो रहे होते हैं, वो होते हैं yc में, लेकिन आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए उन इनिशियल कंडीशंस को। लिहाजा इनिशियल कंडीशंस की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि हम y इज इक्वल टू yc प्लस yp, ये लिखने के बाद हम इनिशियल कंडीशंस जो भी होंगी वो अप्लाई करेंगे, फिर आपका रिजल्ट सही आएगा। ये इस तीसरे पॉइंट में बात एक्सप्लेन की गई है दोबारा से। पहली एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं जी। अब ये हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y by dx क्यूब प्लस dy by dx इज इक्वल टू कोसेकेंट x। डिसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन, पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके लिए इसको 0 रखा जी राइट साइड की जगह। 0 रखने के बाद अब हम देख सकते हैं कि यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, इधर m क्यूब आ जाएगा और इधर m आ जाएगा। m यहां से कॉमन आ गया एंड यू गेट m इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। एक m की वैल्यू 0 आ गई और दूसरी क्या आई, दो वैल्यूज प्लस माइनस आयोटा। देयरफॉर द कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज yc, इसका क्या हुआ, चूंकि m की जगह 0 है, सोल्यूशन तो ये बनता है ना yc इज इक्वल टू c1 e पावर 0x प्लस c2 cos of x प्लस c3 sin of x। अब e पावर 0x जो है, चूंकि ये रियल वैल्यू थी लिहाजा ये e पावर x आ जाए, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आई हैं तो लिहाजा ये एक साइन और कॉस की फॉर्म में आपका सोल्यूशन लिखा जाएगा। yc इज इक्वल टू c1 प्लस c2 cos of x प्लस c3 sin of x। ये हमारा सोल्यूशन है जी yc। अभी हमें क्या फाइंड करना है, yp। तो यहां एक चीज और नोट करने की है कि हमारे पास जो y1 y2, अब थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, कितने सोल्यूशन आए हैं, 3। एक y1 इज इक्वल टू 1,
ये हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं, y1 उसमें क्या है, y2 क्या है और y3 क्या है। y2 देन y3 ये आइडेंटिफाई हो गए। इसके बाद अब हम इसको रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे। तो रॉन्स्कियन आपको याद होगा, मैं इसे दोबारा आपकी आसानी के लिए लिखता हूं कि जनरली हम रॉन्स्कियन को कैसे लिखते हैं, y1 y2 y3 देन y1 डैश y2 डैश एंड y3 डैश, फिर y1 डबल डैश y2 डबल डैश और y3 डबल डैश, ये डैश होगा। तो ये रॉन्स्कियन लिखने का तरीका है। इसका मतलब देखिए अब y1 क्या है, ये आ गया 1, y2 आ गया, y3 आ गया, ठीक। इसके बाद अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, y1 डैश का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव g cos x, और फिर 0 का डेरिवेटिव 0, इस माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस cos x और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये रॉन्स्कियन लिखा गया है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसको ओपन करें, तो इसके लिए ना अब थोड़ी सी, चूंकि इसमें वो ज्यादा बड़ी है, जो क्या कहते हैं उसको, हमारी डिटर्मिनेंट, तो रो ऑपरेशन के बगैर भी वैसे इस कॉलम से भी खोल लें तब भी ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह जो किया है, रो 1 प्लस रो 3, यानी रो 1 और रो 3 को दोनों को ऐड किया है, यानी इसको इसमें ऐड कर दिया है, तो हमें ये मिल गया 1 0 0 माइनस 1 साइन। और अब क्या होगा, अब देखें, वैसे ये इस तरह ना भी करें तब भी हो सकता है, बड़े आराम से, दोनों तरीके ठीक हैं। तो क्या हुआ जी, हम यूं करते हैं, ये एलिमेंट लिखा, ये जिस उसमें रो में होता है उसको छोड़ दिया और जिस कॉलम में उसको छोड़ दिया, बाकी क्या बचा हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, अच्छा, अब इसको जब करेंगे तो ये एलिमेंट पहले से 0 माइनस 0 प्लस 0, अब लिखने की जरूरत नहीं है फर्दर, चूंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होना है, लाजा उसको 0 हो जाएगा, तो इसी तरह हम इसको छोड़ दें, 0 ही लिख देंगे डायरेक्ट। अब इसको डिटर्मिनेंट को ओपन किया तो माइनस साइन स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिलके पॉजिटिव, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और ये दोनों मिलके कॉस स्क्वायर एक्स, तो चूंकि माइनस है यहाँ, तो माइनस फार्मूले का भी होता है प्लस कॉस स्क्वायर, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो रॉन्स्कियन हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। वेल, हम अब जनाब क्या करना चाह रहे हैं, रॉन्स्कियन आ चुका, हमें एक्चुअली फाइंड करना है yp। तो yp के लिए हमें पता है कि हम u1 u2 और u3 फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं, हमें अब u1 u2 u3 फाइंड करने के लिए w1 w2 w3 की वैल्यूज चाहिए होंगी। उसके लिए आप एक चीज नोट कीजिए, चूंकि ये पहले से ही इसका कोफिशिएंट जो है ना, थर्ड ऑर्डर टर्म, इसका कोफिशिएंट क्या था, 1 था। अगर ये 1 ना होता तो हम पहले क्या करते, इस कोफिशिएंट से डिवाइड करते थ्रू आउट द इक्वेशन। तो अब इसका मतलब है हमारा fx यही है। अब वो जो कॉलम हमने रिप्लेस करना है, जब u1 फाइंड कर रहे होंगे, जो w1 फाइंड कर रहे होंगे, तो उस वक्त कॉलम किससे रिप्लेस करना है, वो कॉलम ये होगा 0 0, और उसका तीसरा कंपोनेंट क्या होगा, कोसिकेंट x। ये कॉलम जो है w1 फाइंड कर रहे होंगे, तो इसमें जो रॉन्स्कियन वाली डिटर्मिनेंट है, इसमें ये कॉलम रिप्लेस करेंगे पहले कॉलम की जगह, जब w2 फाइंड कर रहे होंगे तो दूसरे कॉलम की जगह ये रिप्लेस करेंगे, और जब हम w3 फाइंड कर रहे होंगे तो तीसरे कॉलम की जगह ये कॉलम रिप्लेस करेंगे। तो देखते हैं, ये देखिए w1 कैलकुलेट हुआ है। तो हमने कहा जी, नेक्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट्स रिस्पेक्टिवली रिप्लेसिंग द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड कॉलम बाय थर्ड कॉलम ऑफ रॉन्स्कियन बाय द कॉलम्स। कौन से कॉलम्स हैं जी, ये वाला कॉलम जो अभी मैंने तस्करा किया। ओके, इसको जब हमने इसमें रिप्लेस किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट कोसिकेंट ऑफ एक्स। फिर नेक्स्ट इस कॉलम को रिप्लेस करना है। पहले कॉलम में क्या था हमारे पास, यहाँ ये देखिए, पहला कॉलम 1 1 1 0 0 था, और दूसरे कॉलम में अब हमने 0 0 कोसिकेंट एक्स, और ये तीसरा कॉलम उसी तरह रिप्लेस। इसको जब ओपन करेंगे तो यू विल गेट माइनस कोटेंजेंट ऑफ एक्स।
फिर इसी तरह तीसरे कॉलम की बारी होगी W3, तो उसके लिए हमारे पास आएगा साइन एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स, ये मैं दोबारा लिख देता हूं, साइन एक्स इंटू कोसिकेंट ऑफ एक्स, यहां से भी नजर आ रहा है कोसिकेंट ऑफ एक्स, और साथ माइनस साइन आएगा, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तो ये 0 हो जाएगा, लिहाजा यही आएगा। तो हमारे पास ये साइन और कोसिकेंट जो है आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, लिहाजा ये -1 हो गया। इसका मतलब है W3 की वैल्यू -1 है। नाउ वी कंप्यूट डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन u1, u2 एंड u3। हम जानते हैं कि u1 डैश होता है W1 ओवर W रॉन्स्कियन। अब W1 की वैल्यू क्या है? पहली बात तो ये कि W की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी, और W1 की वैल्यू क्या है? कोसिकेंट है। तो इसका मतलब है यहां आ गया कोसिकेंट ऊपर ओवर 1, तो ये कोसिकेंट x आ गया। u2 डैश क्या हुआ? माइनस कोटेंजेंट x आ जाएगा, और u3 डैश जो है W3 ओवर W होगा। दिस इज -1। अब हम इनको इंटीग्रेट करते हैं टू फाइंड u1, u2 एंड u3 डैश। इंटीग्रेट कर दीजिए जी। तो इंटीग्रल कोसिकेंट x, इसका इंटीग्रल ये डायरेक्ट फार्मूला के तौर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि असल में हम यूं करते हैं, कोसिकेंट x का इंटीग्रल लेने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं? कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट ऑफ x। कोसिकेंट ऑफ x माइनस कोटेंजेंट ऑफ x, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे dx। तो ये जो नीचे टर्म है ना, इसका इंटीग्रल क्या बनता है, डेरिवेटिव क्या बनता है जी, सॉरी, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और फिर इसका इंटीग्रल। तो ये लिहाजा हमारे पास जब हम इसको ये डेरिवेटिव इसका, यानी डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो लिहाजा log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट ऑफ x, ये हमारा आंसर होगा। ओके, इसी तरह u2 फाइंड कर लिया, W2 और W, इसकी वैल्यू माइनस कोटेंजेंट है, ये होगा माइनस log ऑफ साइन ऑफ x। इसी तरह ये -1 है u3 डैश की वैल्यू, तो इसको इंटीग्रेट किया तो -x आ गया। लिहाजा हम u1, u2 और u3 फाइंड कर चुके। तो अब yp कैसे लिखते हैं? हमें पता है yp लिखने का तरीका हमारे पास होता है y इज इक्वल टू yp रादर u1 y1 प्लस u2 y2 प्लस u3 y3। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है yp। अब हम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू पहला पार्ट yc एंड दिस इज yp। लिहाजा सॉल्यूशन मुकम्मल हो चुका। तो हमने पहली एग्जांपल सॉल्व कर ली फॉर हायर ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सेकंड एग्जांपल है जी, ये भी थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, y ट्रिपल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। पहले होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, y ट्रिपल डैश प्लस y डैश। इसके बाद जनाब इसमें से हमें क्या मिल जाता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब प्लस m इसमें से कॉमन, फिर वही रूट्स हैं, लिहाजा yc वही है। yc में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं y1, y2 और y3। अभी हम रॉन्स्कियन भी कैलकुलेट कर चुके, ये आप जानते हैं। और फिर हम ओके, जो ये इक्वेशन है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिहाजा हमारे पास वो जो कॉलम बनेगा वो ये है 0 0 टेंजेंट ऑफ x। इसके लिए हम W1 कैलकुलेट करेंगे, फिर W2 कैलकुलेट करेंगे, W3 कैलकुलेट करेंगे। अभी चूंकि ये सारा कुछ मैंने किया, लिहाजा मैं इसमें ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। अब इसी तरह आप u1 डैश, u2 डैश और u3 डैश कैलकुलेट कर लिए, जो कि W1 ओवर W और W2 ओवर W और W3 ओवर W के इक्वल होते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल हैव टेंजेंट ऑफ x, इसका इंटीग्रल माइनस log ऑफ x होगा, और समटाइम्स जैसे यूं भी लिख सकते हैं log ऑफ सीकेंट ऑफ x, ये भी तो लिखने का एक तरीका होता है इसको। इसके अलावा जनाब इसके बाद हमारे पास है W3, ये है माइनस साइन ऑफ x टेंजेंट ऑफ x। साइन और टेन x को हमने लिखा साइन x ओवर cos x इंटू dx, और ये साइन स्क्वायर बन गया सीकेंट। इसके बाद इस साइन स्क्वायर को हमने cos स्क्वायर माइनस x में कन्वर्ट कर दिया, cos स्क्वायर ओवर सीकेंट x माइनस सीकेंट x। अब cos ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ये cos रह जाएगा, यहाँ सीकेंट रह जाएगा, cos का इंटीग्रल साइन होता है, और माइनस
ये क्या है, इसका इंटीग्रल जैसे कोसिकेंट का है ना, इसमें भी सीकेंट x प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये आपने यकीनन किया हुआ होगा, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जनाब ये लास्ट स्टेप है जिसमें हमने क्या किया जी, yp लिखा है, बल्कि सेकंड लास्ट स्टेप है। yp जो है वो आपके पास क्या होता है, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, वो होता है जी y इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2 प्लस u3 y3, ये लिखा। उसके बाद अब ये जनरल सॉल्यूशन है, और ये हमारे पास वेयर d1 रिप्रेजेंट्स c1 प्लस, ये हमने उसको नया नाम दे दिया उस कांस्टेंट को, लिहाजा ये हमारे पास जो है फाइनल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। दिस इज अनदर एग्जांपल, y ट्रिपल डैश माइनस 2 y डबल डैश माइनस y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू e रेज़्ड टू 3x। एसोसिएटेड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कीजिए जी। m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2, तो देखिए इसमें से मैं पहले m स्क्वायर कॉमन लूं तो क्या आएगा m माइनस 2, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लें तो m माइनस 2 बच जाएगा, और ये आप देख सकते हैं m माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ चूंकि इन दोनों में फिर m माइनस 2 कॉमन है। ओके जी, इससे हमें दो वैल्यूज मिल गई, एक तीन बल्कि रादर, जब जो ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन होगा ना उतने ही रूट्स होंगे। तो कितनी वैल्यूज मिली जी, एक है 1, एक 2 और एक -1। यहां से एक्चुअली प्लस -1 आ गई, और यहां से एक्चुअली क्या आई वैल्यू 2 आ गई। द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये सारे रूट्स क्या हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हैं, लिहाजा इसका सोल्यूशन ये होगा जी yc is equal to c1 e raised per x plus c2 e raised per 2x plus c3 e raised to power minus x। अब yp के लिए पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है, y1 y2 y3 ये क्या है। तो y1 हमारे पास देखिए e raised per x है, y2 e raised per 2x है, y3 हमारे पास e raised per माइनस है। इसका रॉन्स्कियन लिखें जी, तो इसका रॉन्स्कियन ये है हमारे पास e raised per x, e raised per 2x, e raised per माइनस x, फिर उनके डेरिवेटिव आगे, और नेक्स्ट अब जब इसको ओपन करें देखिए इसमें से ना असल में हुआ ये है कि यहां से इस कॉलम में से e raised per x कॉमन आ गया, फिर इसमें से e raised per x कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया, और इस आखिरी कॉलम में से e raised per माइनस x कॉमन आ गया, और अंदर डिटर्मिनेंट ये रह गई। अब ये हमेशा e raised per, ये जो डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो दिस विल बी 6, और e raised per 2x साथ है, ये हमेशा नॉन जीरो होगा। याद रखिएगा ये हमेशा नॉन जीरो आना चाहिए, अगर नॉन जीरो नहीं आता इसका मतलब है कहीं मसला खराब हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है। ओके जी, अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, लिहाजा हमारा जो कॉलम होगा जिसको हम रिप्लेस करेंगे वो 0 e raised per 3x 0 0 e raised per 3x होगा। तो W1 के लिए जी ये पहले कॉलम रिप्लेस कर दिया, इसको ओपन करें तो यू विल गेट -3 e raised per 4x। इसके बाद W2 इसको कैलकुलेट किया, इजी है, आप देख सकते हैं 2 इंटू e raised per 3x, और इसी तरह W3 कैलकुलेट कर लिया और इसकी वैल्यू आ गई e raised per 6x। स्टेप 5 में हम क्या करते हैं जी, u1 डैश W1 ओवर W, ये हमारे पास वैल्यू आ गई -12 e raised per 2x, u2 डैश की वैल्यू है 1/3 e raised to power x, और u3 डैश की वैल्यू है 1/6 e raised per 4x। u1 u2 एंड u3 कैसे हासिल होंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए, और ये बहुत इजी है इंटीग्रेशन, आप देख सकते हैं तीनों की वैल्यूज आ चुकी, और yp हमारे पास ये सोल्यूशन है जी। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन का पहला पार्ट yc था, और ये yp, लिहाजा ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया जी। वेल हमने अब हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्व किया। अब तक जो हमने इक्वेशंस सॉल्व की, या जो हमने जितनी भी मेथड यूज किए, एक एनहिलेटर ऑपरेटर मेथड था, अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट मेथड था, और ये फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है। इन सब में एक खास बात ये हुई कि जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने कंसीडर की उन सब में कोफिशिएंट्स
जो थे वो कांस्टेंट्स थे। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और हम अब ऐसी इक्वेशंस पे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड अप्लाई करेंगे जिनमें कोफिशिएंट्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं। याद रखिएगा, ये जो वेरिएबल कोफिशिएंट वाला जो प्रॉब्लम है बहुत सी मुश्किल, और ये कहना चाहिए कि मुश्किल इस सेंस में कि इसके लिए जो YC है ना उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक YC नहीं होगा हम YP फाइंड नहीं कर सकते। क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में YC आएगा तो आगे बात बनेगी, क्योंकि वही YC के सॉल्यूशंस आगे प्रोसीड करते हैं हम, और उन्हीं की मदद से हम जो है क्या करते हैं, रॉन्स्की निकालते हैं और फिर U1, U2, U3 जो भी हमारे अननोन फंक्शंस होते हैं उनको निकाल सकते हैं। ये जो वेरिएबल कोफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट है ये दोबारा एक दफा हम फिर कंसीडर करेंगे, और एक्चुअल जो सॉल्यूशन इनके हैं वेरिएबल कोफिशिएंट्स, मैं एक एग्जांपल आपके लिए लिखूं पहले छोटी सी, ताकि आपको ये बात समझ आए कि वेरिएबल कोफिशिएंट से मेरी क्या मुराद है। ये तो एक टिपिकल इक्वेशन है, इसकी बात बाद में करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास हो dy by dx, चलिए यूं कर लेते हैं, प्लस x dy by dx प्लस चलिए y इज इक्वल टू, ये एक मैंने इक्वेशन लिखी। अब इसमें वेरिएबल कोफिशिएंट है कौन सा, ये जो dy by dx का कोफिशिएंट है, दिस इज x विच इज अ वेरिएबल। अब इस तरह की जो इक्वेशन रहे हैं इनके सॉल्व करने के लिए एक्चुअली एक अलग मेथड कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं जी सीरीज सॉल्यूशन। यानी सीरीज सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे और इस पे बाद में बात भी होगी। ताहम इस वक्त जो वेरिएबल कोफिशिएंट वाली इक्वेशन है वो बहुत ही एक टिपिकल इक्वेशन है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसको कहते हैं कॉशी आयलर इक्वेशन। ये वेरिएबल कोफिशिएंट्स में पहला स्टेप हम कर रहे हैं। बहुत आइडियल कंडीशन है इसमें। क्या, इस तरह की जो इक्वेशन होगी इसको हम कहते हैं कॉशी आयलर इक्वेशन। इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात आप नोट कीजिए कि जोन सा हमारे पास ऑर्डर है उसमें जो वेरिएबल कोफिशिएंट है उसकी वही पावर यहां इन्वॉल्व है। जैसे यहां देखें कि हमारे पास अगर nth ऑर्डर जो है डेरिवेटिव वाली टर्म है तो उसके साथ जो कोफिशिएंट है इन दोनों की पावर देखें सेम है। इसी तरह जब हम इस टर्म की बात करें तो इसमें कौन सा ऑर्डर इन्वॉल्व है जी, n माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। लिहाजा आप गौर कीजिए तो x की पावर भी वही है जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है। ये देखिए, तो ऐसी इक्वेशन को हम कॉशी आयलर इक्वेशन कहेंगे। मसलन जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी है इसमें अगर मैं x स्क्वायर यहां लिख दूं ना तो ये भी कॉशी आयलर इक्वेशन बन जाएगी। चूंकि देखें x स्क्वायर जहां है वहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, जहां आगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो x है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी टिपिकल इक्वेशन को हम कॉशी आयलर इक्वेशन कहते हैं। ये भी कई सिचुएशंस में अराइज होती है लिहाजा, और ये एक ऐसी कहना चाहिए वेरिएबल कोफिशिएंट की इक्वेशन है जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा मेथड बन जाता है और बहुत दिलचस्प मेथड हमारे सामने आएगा, अभी भी देखेंगे। ताहम हर इक्वेशन चूंकि इस तरह इस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती वेरिएबल कोफिशिएंट वाली, तो उसके लिए फिर और सॉल्यूशंस हैं, उस पर इंशाल्लाह बाद में तस्करा किया जाएगा। फॉर द सिंप्लिसिटी द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर डिग्री इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इज कंसीडर्ड। हम यहां सिंप्लिसिटी के लिए सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं। अब ये कॉशी आयलर इक्वेशन है, देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव, ये एक्स है तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है, और सी वाई। द सोल्यूशन ऑफ द हायर ऑर्डर इक्वेशंस कैन फॉलो इन द सिमिलर फैशन। Moreover, we can solve the non-homogeneous equations। हम इस तरह की non-homogeneous equations भी solve कर सकते हैं जिसमें Cauchy Euler equation हो, तो by using the variation of parameter method after finding yc। गोया हम yc तो यहां से मिल जाएगा हमें,
और इस तरह की जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होगी उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमें YC मिल जाता है तो YC जो है वो उसके बाद हमें चूंकि YC चाहिए होता है, उसी के बाद हम आगे बात को बढ़ा सकते हैं। तो YC जब निकल आता है तो हम फिर YP भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। वी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑन द इंटरवल 0 infinity and the solution on 0 minus infinity can be obtained by substituting t is equal to minus x in the differential equation। अगर हम किसी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन इस इंटरवल पे फाइंड कर लें 0 to infinity, तो हम उसका सॉल्यूशन इस इंटरवल पे भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह के, अगर हम t की जगह माइनस x उस इक्वेशन में जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये जो है यानी 0 to माइनस इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये गालिबन उल्टा लिखा गया जी, इस तरह नहीं लिखना चाहिए, असूलन ये लिखना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज नॉट करेक्ट। याद रखें नेगेटिव यानी छोटी टर्म्स लेफ्ट पे रखते हैं और बड़ी टर्म्स को राइट पे जब भी इंटरवल लिखते हैं तो माइनस इन्फिनिटी इस तरफ होगा और जो है 0 इस तरफ राइट को होगा। तो हम गोया अगर हमारे पास 0 to infinity सॉल्यूशन हो तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 हम सॉल्यूशन आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करें मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द कॉशी-आयलर इक्वेशन। आपको याद होगा कि जब हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ बात की थी, इक्वेशंस जो हमारे पास होमोजीनियस पर्टिकुलरली इक्वेशंस थी जब, तो हमने वहां एक इस टाइप का सॉल्यूशन अज्यूम किया था y इज इक्वल टू e रेज़ पर mx। इसको हम सब्स्टिट्यूट करते थे और फिर वहां से हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलती थी। इस वाली कॉशी-आयलर इक्वेशन में हम इस तरह का सॉल्यूशन अज्यूम करें। हम कहते हैं जी वो जो कॉशी-आयलर इक्वेशन उसका सॉल्यूशन इस तरह का है। हम इस वक्त सेकंड ऑर्डर इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं। y इज इक्वल टू x रेज़्ड पर m हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। किसका? ये जो पीछे हमने सेकंड ऑर्डर इक्वेशन कंसीडर की। अब इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो dy by dx क्या होगा जी? m इंटू एक्स रेज़ पर m माइनस 1 एंड d2y by dx स्क्वायर क्या होगा? m इंटू m माइनस 1 एक्स रेज़ पर m माइनस 2। ओके, जब हम ये जो टर्म्स हैं, दोनों डेरिवेटिव्स हैं, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिल जाती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बनती है। As y is equal to x raised by m is the solution of the differential equation whenever m is a solution of the auxiliary equation this। गोया इसको 0 रखा ना तो हमारे पास ये auxiliary equation होगा। अब आपको याद होगा कि जब हमने होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व की थी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स तो वहां भी हमने इसी तरह की एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन कंसीडर की थी और उसमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आई थी वो भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन थी। उसके रूट्स पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। कि जब हमने होमोजेनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स लिखी वहां ऑक्सिलरी इक्वेशन आई, वो कौन सी ऑक्सिलरी इक्वेशन थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर पे डिपेंड करता है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा। तो वहां हमने 3 केस कंसीडर किए थे कि वो रूट्स जो हैं, पहला हमने कहा जी कि रियल हों, डिस्टिंक्ट हों, दूसरा हमने कहा वो इक्वल रूट्स हों, तीसरा हमने कहा कि वो रूट्स जो हैं वो क्या हों? कॉम्प्लेक्स हों। बिल्कुल यही सूरत-ए-हाल यहां भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है बेसिकली। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 केसेस हैं कि जब रूट्स क्या हों? रियल हों और डिस्टिंक्ट हों। उस वक्त सॉल्यूशन कैसा होगा? जब रूट्स इक्वल हों और जब रूट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स हों। तो बिल्कुल वैसी ही बात जैसे हम पहले कर चुके, इसी तरह की बात अब हम इसके लिए करेंगे। तो हम पहला केस कंसीडर करते हैं कि जब रूट्स डिस्टिंक्ट हों और रियल हों। तो हम कह रहे हैं जी लेट m1 m2 बी दी
real and distinct or unequal roots of the auxiliary equation. तो फिर हम कहेंगे जी y is equal to x raised by m1, this one, and y is equal to x raised by m2 form a fundamental set of solutions. ये इसका मतलब है इसका yc जो है, hence yc नहीं कहेंगे चूंकि हम होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा उस सूरत में। तो जैसे वहां हम क्या करते थे कि e रेज़ पर m1x और e रेज़ पर m2x इस तरह सॉल्यूशन लिखते थे, अब हम लिखेंगे y इज इक्वल टू c1x रेज़ पर m1 प्लस c2x रेज़ पर m2। देखिए चूंकि हमने जो सॉल्यूशन अज्यूम इस शक्ल का किया था ना x रेज़ पर m, तो इसलिए अब सॉल्यूशन इस शक्ल का होगा। यहां एक एग्जांपल है छोटी सी, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्या है, कॉशी आयलर इक्वेशन है। ये जो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स वाली बात की है ना, ये असल में उसी से रिलेटेड एग्जांपल है, ताकि अभी आपके सामने बात पूरी खुल जाए कि हमारे पास रूट्स जब इस तरह के होंगे डिस्टिंक्ट और रियल, तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो हम कहते हैं जी लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज़ पर m बी द सॉल्यूशन, देन y डैश क्या होगा जी, m x रेज़ पर m माइनस 1, y डबल डैश क्या होगा, m इंटू m माइनस 1 इन x रेज़ पर m माइनस 2। अब ये दोनों वैल्यूज इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश या d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगी जी, m माइनस 1 एक्स रेज़ पर m माइनस 2 माइनस 2 x टाइम्स, अब क्या है जी वैल्यू, m एक्स रेज़ पर m माइनस 1 माइनस 4, और ये है x रेज़ पर m। y की वैल्यू भी पुट करनी है, चूंकि हमने यही एज्यूम किया ना सॉल्यूशन। अब यहां देखें तो ये बन जाएगा हमारे, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा ना तो x रेज़ पर m बन जाएगा, ये आ गया m इंटू m माइनस 1 एक्स रेज़ पर m माइनस 2 m, ये x और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, x रेज़ पर m माइनस 4 एक्स रेज़ पर m इज इक्वल टू 0। अब इन सब में आप देखिए तो x रेज़ पर m जो है दैट इज कॉमन, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, m इंटू m माइनस 1 माइनस 2m और प्लस 4 इंटू x रेज़ टू पावर m, दिस इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स यू m स्क्वायर, मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, माइनस 2m प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सर कंफर्म कर ले, हमने ये जो 4 लिखा था सही लिखा है, प्लस 4 ही है ना, ये देखें ना मिस्टेक है छोटी सी, यहाँ माइनस 4 है, ठीक है जी। तो हमारे पास अब आ गया m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, देखते हैं कैसे होगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन, m माइनस 4 प्लस 1 कॉमन m माइनस 4, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से m माइनस 4 कॉमन आ गया और m प्लस 1 कॉमन आ गया, ये बन गया और ये आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई जी, एक आ गई माइनस 1 और एक आ गई 4। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1, एक वैल्यू क्या है माइनस 1, लिहाजा माइनस 1 x पावर माइनस 1 प्लस c2 x पावर 4। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आए थे, इसलिए हम इस तरह का सॉल्यूशन इस तरह लिखेंगे। उम्मीद है आपको डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का केस समझ आ चुका होगा। अब हम देखते हैं दूसरा केस, रिपीटेड रूट्स जब हों उस वक्त क्या होता है। हम कहते हैं जी ये उसके रिपीटेड रूट्स हैं, m1 m2 इक्वल है, तो उस सूरत में y1 एक सोल्यूशन तो ये होगा एक्स रेज़ पर m1। अच्छा, अब जो हमारी जो एक्चुअल इक्वेशन थी ना, कौन सी, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन थी और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसमें m1 ये है, यानी ये
हमारे पास क्या आया है, इक्वल रूट आया है। ओके, m1 की वैल्यू वहां से हमें क्या मिली, माइनस बी माइनस ए ओवर 2a। आप उसको देखें तो उसमें से ये, अब हम क्या करेंगे जी, y2 निकालना है। तो y2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे पहले हम जानते हैं कि हमें एक सोल्यूशन पता हो तो हम दूसरा सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब पहले तो हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, इसमें ये आप जानते हैं पी एफ एक्स होता है और ये क्यू एफ एक्स होता है, हमें पी एफ एक्स की जरूरत होती है। तो हियर पी एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और इंटीग्रल ऑफ पी एफ एक्स क्या है, डी एक्स इज इक्वल टू, ये b बाई ए आ गया और असल में ये यूं बना है 1 बाई एक्स, बी बाई ए बाहर और 1 बाई एक्स डी एक्स। तो इससे हमें ये मिला है b बाई ए और log ऑफ x। अब हमारे पास ये होता है जी कि y2 इज इक्वल टू फर्स्ट सोल्यूशन y1 इंटू ई रेज टू पावर p ऑफ x इंटीग्रल p, असल में e इंटीग्रल p d ऑफ x होता है, ये ऊपर जो है, और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या होता है हमारा जी y1 स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होगा उम्मीद है, तो मैं चलिए दोबारा लिख ही देता हूं। y2 हमारे पास होता है जी y1 इंटीग्रल e रेज टू पावर p d ऑफ x ओवर y1 स्क्वायर इंटू d ऑफ x। इसमें जनाब हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब देखें तो ये जो हमारे पास है ना टर्म, इसको हमने यूं लिख सकते हैं, यूं। ये यहां देखें एक्सप्लेन भी की गई है बात कि e रेज टू पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते थे, ये लॉ की प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये पावर में चला गया, और अब लॉग और e आपस में कैंसिल होकर ये x रेज टू पावर माइनस बी बाई ए आ गया। तो ये हमने वही लिखा है, इसको ऊपर ले गए। अब m1 की वैल्यू मैं अभी बता चुका आपको ये है, तो यहां से 2 इधर ले आए तो ये माइनस 2 m1 की वैल्यू ये बन गई b माइनस ए ओवर a। तो ये जनाब हमने दोनों को सिंप्लीफाई करके यूं लिख लिया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल हैव x रेज पर m1 इंटीग्रल d ऑफ x ओवर x, यहां से x रेज पर m1 और ये इसका इंटीग्रल log ऑफ x आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास y2 की वैल्यू ये आ चुकी, x रेज पर m1 log ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जनरल सॉल्यूशन ये है, जिसमें पहला सॉल्यूशन ये और ये दूसरा सॉल्यूशन है। यूं ही करते हैं ना, पहले कांस्टेंट इंटू y1 प्लस c2 इंटू y2। यहां एक बहुत अहम बात आपको बतानी है, गौर कीजिए। देखिए जब हमने वेरिएबल कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की, तो उस वक्त अगर रिपीटेड रूट होते थे तो हम कैसे सोल्यूशन लिखते थे उनका। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह का रिपीटेड रूट्स हैं 1 1 और चलिए 1, 3 रूट्स हैं। इसका सोल्यूशन कांस्टेंट की सूरत में ये हुआ करता था। याद रहे कि मैं जरा पुरानी बात कर रहा हूं, ये कंफ्यूज नहीं होना इसमें, कि c1 e रेज टू पावर x प्लस c2 क्या करते थे, साथ x मल्टीप्लाई करते थे, x e रेज टू पावर x, फिर प्लस c3 x स्क्वायर e पावर x के जितने। अगर फॉर एग्जांपल एक और रूट होता तो हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब लिखते। यहां आप गौर कीजिए तो यहां log ऑफ x अपीयर हुआ है उस x की बजाय, यहां क्या अपीयर हुआ है, log ऑफ x। लिहाजा हम अब अगर सपोज आपके पास 3 रिपीटेड रूट्स हैं, हायर ऑर्डर इक्वेशन है, 3 रिपीटेड रूट्स हैं, तो इसका मतलब अगला रूट उसका अगला जो सोल्यूशन का पार्ट होगा वो क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू, इसमें प्लस कर देंगे फॉर एग्जांपल c3 x m1 log ऑफ x होल स्क्वायर, और अगर एक और रूट हो तो फिर log ऑफ x का होल क्यूब लिखेंगे। तो यहां काशी आइलर इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हुए अब याद रखना है, रिपीटेड रूट्स की सूरत में जब पहले सॉल्यूशन के बाद अगला सॉल्यूशन लिखा जाएगा
तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे अगले के साथ फिर log स्क्वायर आ जाएगा, फिर उससे अगले के साथ इस तरह ये सिलसिला चलेगा। जितने रूट्स होंगे उसके मुताबिक हम ये log ऑफ x मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, यहाँ एक एग्जांपल कोट की गई है, फिर इसमें रिपीटेड रूट्स हमारे सामने आएंगे और हम देखेंगे कि हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। अगेन जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया कि लेट y इज इक्वल टू x रेज़ पावर m, तो क्या होगा जी, y डैश इज इक्वल टू m x रेज़ पावर m माइनस 1 और y डबल डैश क्या होगा, m इंटू m माइनस 1 x रेज़ पावर m माइनस 2। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा जनाब 4x स्क्वायर इंटू m माइनस 1। अब मुझे आप ना ये 4x स्क्वायर है, चले मैं कुछ और करना चाह रहा था लेकिन नहीं करते, ठीक है, सारे स्टेप्स कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बात सही समझ आ जाए। और प्लस x रेज़ पर m दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहां से x रेज़ पर m सब में कॉमन आ जाएगा और मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं जी 4m m माइनस 1 और यहां क्या है जी 8m प्लस 8m और देन x रेज़ टू पावर m की बजाय फिर 1 आ जाएगा जी, प्लस 1 और यहां हमारे पास x रेज़ पर m आ गया जी, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि ये टर्म 0 है, ये नॉन 0 होगी। अब देखिए तो ये क्या बनेगा, 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 8m प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, आप गौर कीजिए तो ये हमारे पास रिपीटेड रूट आ गए, 2m plus 1 is equal to 0 and 2m plus 1 is equal to 0, so we get the repeated roots as minus 1 by 2 and m is equal to minus 1 by 2। तो इसका मतलब है जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y is equal to c1 x raised पर माइनस 1 by 2 प्लस, चूंकि रिपीटेड रूट है लिहाजा इसके साथ क्या लगाएंगे हम, c2 आ जाएगा, x रेज़ पर माइनस 1 by 2 ही होगा और इधर log ऑफ x हो जाएगा। तो पिछली एग्जांपल में मैं आपको ये बात बता चुका कि जितने रूट्स होंगे उतनी दफा हम log से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यही बात यहाँ एक्सप्लेन की गई है कि फॉर हायर ऑर्डर इक्वेशंस इफ m1 इज अ रूट ऑफ द मल्टीप्लिसिटी k, यानी k टाइम्स वो रूट है, ऑर्डर है इक्वेशन का k ऑर्डर है और उसमें या ऑर्डर कुछ भी है उसमें k टाइम्स आए हैं m1 रूट, उस सूरत में कहते हैं देन इट कैन बी शोन दैट पहला रूट x रेज़ पर m1, दूसरा रूट सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन x रेज़ पर m1, दूसरा सॉल्यूशन x रेज़ पर m1 इनटू log ऑफ x, तीसरा सॉल्यूशन क्या होगा x रेज़ पर m1 log ऑफ x होल स्क्वायर और फिर आखिरी सॉल्यूशन क्या होगा x रेज़ पर m1 log ऑफ x पावर k माइनस 1। तो ये तमाम के तमाम सॉल्यूशन जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। Correspondingly, the general solution of the differential equation must then contain a linear combination of these k solutions। तो हमें पता है कि हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं किस तरह से, इन सॉल्यूशंस के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। अब तीसरी बात कि अगर रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हों तो फिर क्या होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं जी कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा ये उसके दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। याद रखनी है एक बात कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं हमेशा पेयर की फॉर्म में अपीयर होते हैं। अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा आपको बता दिया जाए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा ऑटोमेटिकली रूट है, ठीक है, चूंकि ये हमेशा पेयर की फॉर्म में अपीयर होते हैं। अब चूंकि हम m1 m2 इस तरह से एज्यूम कर चुके, लिहाजा जनरल सॉल्यूशन की शक्ल ये होगी
y is equal to c1 x raised by alpha plus iota beta plus c2 x raised by alpha minus iota beta। अब हम ये जो है ना x raised by iota beta इसको यूं लिख सकते हैं, यानी x को हमने बेसिकली यूं लिखा e raised पर log of x, ये आपस में कैंसिल हो गया, x ही होगा ना, तो इस x की जगह हमने लिख दिया e raised पर log of x आयोटा बीटा, फिर ये बन गया e रेज़ पर आयोटा बीटा log of x। अब आयलर फार्मूला होता है हमारे पास, वो ये है e आयोटा थीटा इज इक्वल टू होता है जी cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो यहां देखिए, यहां क्या है आयोटा बीटा log of x, थीटा की जगह मेरे पास क्या है बीटा log of x, लिहाजा ये जो चीज है ये यूं लिखी जाएगी cos ऑफ बीटा log of x आयोटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा log of x। इसका मतलब है ये जो टर्म थी ना x पावर आयोटा बीटा, इसको हमने यूं लिख दिया, और माइनस के लिए ये टर्म ये दरमियान में माइनस होगा उसी तरह से जैसे ऊपर हमने लिखा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो यू विल गेट 2 cos ऑफ बीटा log of x, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 2 आयोटा साइन ऑफ बीटा log of x। ओके जी, इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम द सॉल्यूशन y, जो जनरल सॉल्यूशन हमने लिखा था इसमें से देखें x रेज़ पर अल्फा कॉमन लिया जा सकता है, फिर हम लिख सकते हैं फॉर एक काम और किया गया है कि हमने कुछ c1 c2 की वैल्यूज स्पेसिफाई की हैं कि c1 c2 को ले लिया 1 और c1 को ले लिया 1 और c2 को दूसरे में ले लिया -1, लिहाजा y1 को, ये एक्चुअली y1 है आपका सॉल्यूशन ये वाला, और y2 ये वाला सॉल्यूशन है, इसको हम यूं लिख सकते हैं। फिर ओके, हम जानते हैं कि ये जो y1 y2 आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये बन गया, अगर मैं इन दोनों को इस तरह से, चूंकि ये वैल्यू मेरे पास है पिछले स्लाइड पे हमने फाइंड की, here this is the value and this is x iota beta minus x power minus iota beta, इन दोनों की वैल्यूज यहां रखी, तो इसका मतलब मेरे पास y1 ये आ गया और y2 ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ ये आर द सॉल्यूशन सिंस दिस रॉन्स्कियन ऑफ दीज सॉल्यूशंस, y1 y2 के रॉन्स्कियन ये होगा, ये नॉन जीरो है, लाजर ये सेट ऑफ फंडामेंटल सॉल्यूशंस बनाता है। कौन? ये जो y1 y2 दोनों सॉल्यूशंस हैं ये बनाते हैं क्या सेट ऑफ फंडामेंटल सॉल्यूशंस फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ y1 this and y2 is equal to this form a fundamental set of solution. Thus the general solution is this y is equal to x raised by alpha c1 cos of beta log of x plus c2 sin beta log। तो कम्प्लेक्स रूट होंगे तो हमारे सोल्यूशन की शक्ल ये होगी। क्लियर है जी? ये बिल्कुल वही उसी तरह फॉर्म है। वहां क्या था? वहां e रेज़ टू पावर अल्फा था जब हम कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली बात करें, तो वहां जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी तो वहां था e रेज़ टू पावर अल्फा, और यहां पे जो है यहां क्या था जी c1 cos ऑफ अल्फा x था, वहां यहां log ऑफ x है, यहां साइन ऑफ बीटा x होता था, यहां अब काशी-आयलर इक्वेशन की सूरत में log ऑफ x होगा, इतना फर्क होगा। तो तरीका कार वही है, कोई खास फर्क नहीं है इनमें। अब हम ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हमारे सामने आएंगे, वो एग्जांपल भी हो जाएगी, और फिर हम इनिशियल वैल्यूज जो हैं या इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करके उन कांस्टेंट्स को डिटरमिन भी कर सकेंगे। तो काशी-आयलर इक्वेशन है, देख लीजिए, चूंकि सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव उसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या सपोज करता हूं, लेट y इज इक्वल टू m x रेज़ टू पावर m, y डैश आप जानते हैं दिस इज m x रेज़ टू m माइनस 1, और y डबल डैश जो है वो हो जाएगा m इंटू m माइनस 1 x रेज़ टू पावर m माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करें, इस दफा मैं डायरेक्ट काम करूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू m माइनस 1 प्लस 3 इंटू m प्लस 3 x रेज़ टू पावर
m, this is equal to 0. So you will have m square minus m plus 2m, 3m sorry, plus 3, this is equal to 0. This implies m square plus 2m plus 3 is equal to 0. अब हम क्या करें जी, इसको क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, लिहाजा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज 4 बनेगा, माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारे पास, 1 इंटू सी विच इज 3 over 2 into 1. ओके, माइनस 2 प्लस माइनस ये कितना होगा 12, 4 माइनस 12 माइनस 8 ओवर 2, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 2 प्लस माइनस 2 आयोटा रूट 2. ठीक है ना जी, इसको मैं यूं लिख सकता हूं ओवर 2. तो दिस सिंप्लाइज m की ये दो वैल्यूज आ गई, माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 2. तो यहां एक चीज अब नोट करने की है, कंप्लेक्स रूट्स हैं विद अल्फा दिस एंड बीटा दिस. अब मैं जनरल सॉल्यूशन इसका लिखने जा रहा हूं जी. तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, सो द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू अल्फा x पावर अल्फा, अल्फा की जगह क्या है -1 इंटू c1 कॉज ऑफ बीटा लॉग ऑफ x. बीटा क्या है, बीटा की जगह √2 है हमारे पास, एंड दिस इज लॉग ऑफ x, एंड प्लस c2 साइन ऑफ रूट लॉग ऑफ x. तो ये जनरल सॉल्यूशन हमारा आ गया जी. अब हम इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करके तो इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज डिटरमिन कर सकते हैं. तो इनिशियल कंडीशंस है हमारे पास y1 is equal to 1 and y-1 is equal to -1. This is y1 is equal to 1 and y-1 is equal to -5. ओके, तो हम पहले ये अप्लाई करते हैं कंडीशन, y1 is equal to 1 implies, इसमें पुट कर दीजिए. तो क्या करना है, x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करना है. 1 is equal to 1 पावर -1 c1 cos √2 log of 1 plus c2 sin √x log of 1. log of 1 0 होता है, ठीक है जी, ये भी 0 हो गया. तो cos 0 क्या होता है जी, 1, ये आ गया 1, ये भी 1 और ये आ गया c1. अब क्या होगा जी, cos 0 प्लस c2 sin 0. तो सो यू विल हैव c1 जो कि cos 0 1 होता है, लिहाजा c1 की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास. sin 0 क्या होता है, sin 0 0 होता है. ठीक हो गया जी, हमने एक कांस्टेंट डिटरमिन कर लिया. इसी तरह अब इसका डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव लेने के बाद विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा. तो पहला डेरिवेटिव ले लीजिए -1x रेज़्ड पावर -2. प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, डेरिवेटिव मैं दे दूंगा, बाकी आप जो है मुकम्मल इसको खुद करेंगे, इजी हो जाएगी बात, कोई मसला नहीं है. ये जनाब पहला डेरिवेटिव. अब हम x रेज़्ड पावर -1 को सेम रखा, अंदर वही टर्म का डेरिवेटिव. तो क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू लॉग ऑफ x है ना, तो -c1 साइन √2 लॉग ऑफ x, और आगे लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना है विच इज, बल्कि ये √2 बाई x होगा, चूंकि हमारे पास पूरे एंगल की जगह क्या है वैल्यू, √2 लॉग ऑफ x. तो √2 फिर लॉग x का √2 तो कांस्टेंट है, लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई x. इसी तरह यहां होगा प्लस c2 cos of root of 2 log of x into √2 log of over x. अब इसके अंदर आप दूसरी जो कंडीशन है वो अप्लाई कीजिए, तो यू विल हैव योर आंसर. c1 की वैल्यू आ चुकी, तो उसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं
तो देखिए यहां से आ जाएगा y1 डैश, दिस इज इक्वल टू, बल्कि पुट करते हैं वैल्यू ताकि जल्दी जल्दी काम खत्म हो। ये -5 हो गया जी लेफ्ट साइड पे। यहां देखें ये तो ऑलरेडी आ चुका हमारे पास, ये जो है लॉग ये 0 हो जाएगा, ठीक है। -5 चले मैं इधर रखता हूं, -x⁻⁻2 ना, ये तो 1 x की जगह 1 पुट करना है, और यहां पे जनाब हमारे पास c1 cos 0 आ जाएगा, c2 sin 0 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, यहाँ -c1 sin 0 आ जाएगा, साथ हाँ ये तो खत्म हो जाने वाला था, मैं इसको नहीं लिख रहा, ये c2 cos 0 और साथ क्या आएगा जी √2। तो अब आप ये कीजिए कि यहां से यकीनन आपको c2 की वैल्यू मिल जाएगी और उसको आप यहां सब्स्टिट्यूट करके तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हासिल हो जाएगा। तो इसको होपफुली आप मुकम्मल कर लेंगे। छोटी सी फर्दर कैलकुलेशन है तो इसमें इशू नहीं होना चाहिए। ये हायर ऑर्डर इक्वेशन है, तो इसमें एक एग्जांपल इस तरह से कर रहे हैं ताकि इसका भी हमें अंदाजा हो कि किस तरह से हम हायर ऑर्डर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। my is equal to x raised पर m-1, y डबल डैश क्या होगा जी m इंटू m-1 x raised पर m-2, और फिर y is equal to ट्रिपल डैश रादर m-1 m-2, और ये आ जाएगा x raised पर m-3। ये इसमें सब्स्टिट्यूट करें, मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा ताकि हमें टाइम थोड़ा बच जाए। टाइम थोड़ा है अब हमारे पास, m-1 m-2, और यहाँ आ जाएगा +5 m-1, और फिर यहाँ आ जाएगा 7 इंटू m+8, दिस इज इक्वल टू 0। ओके जी, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यू विल गेट m3 + 2m + 4m + 8, दिस इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स निकल आएंगे हमारे पास। m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू जो है, अच्छा इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, मैं थोड़ा सा एक स्टेप और लिख दूं, ये होगा m+2 इंटू m² + 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और m इज इक्वल टू ±2 आयोटा आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका जनरल सोल्यूशन हम लिख सकेंगे, ये पहला रियल रूट है c1 x रेज़ पर -2, ये दो कॉम्प्लेक्स रूट है। अब यहां देखें अल्फा की जगह 0 है, लिहाजा उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, c1 cos ऑफ 2 log of x और +c2 sin ऑफ 2 log of x। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारे पास है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते होते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा कुछ चीजें ताकि आप जस्ट टू गिव यू द आइडिया, दिस इज 0। इसको जब हम y इज इक्वल टू x रेज़ पर m पुट करेंगे, ये सोल्यूशन हम अज्यूम करते रहे हैं, तो हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी दैट वुड बी इक्वल टू m इंटू m-1 -3m +3, this is equal to 0, and this will give you m-1 into m-3, and this is equal to 0. So you will have two distinct roots 1 and 3. So your yc would be equal to, अब चूंकि हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, yc कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो पहला सोल्यूशन क्या हुआ, c1 इज इक्वल टू पावर x पावर 1 प्लस c2 x पावर 3।
इसका मतलब है हमारे पास y1 आ गया x और y2 आ गया हमारे पास x3। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगा सकता हूं। तो w रॉन्स्कियन क्या होगा, x3, डेरिवेटिव ले लीजिए 1 और 2x स्क्वायर, एंड यू विल हैव रॉन्स्कियन इज इक्वल टू, इसको ओपन कर लीजिए ना, तो क्या आएगा 2x3 माइनस x3, सो यू विल हैव x3। इसी तरह से अब आप w1 कैलकुलेट कर सकते हैं, w2 और u1 u2 वो उसी तरह से सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो है क्या आएगा जी, मैं अब डायरेक्ट थोड़ा सा लिख देता हूं आपको। w1 हमारा आएगा 0, हाँ ये एक जो कॉलम देखना था हमने, ये हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड होगा, तो हमारे पास राइट साइड पे एफ एक्स क्या रह जाएगा, एफ एक्स वुड बी इक्वल टू 2x स्क्वायर, चूंकि ये डिवाइड होगा ना तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा ई रेज पर एक्स। तो इसका मतलब है वो कॉलम मेरा क्या बनेगा, कॉलम बनेगा 0 2x स्क्वायर ई रेज पर एक्स। तो इसके मुताबिक हमें w1 जो मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड देन दिस वुड बी इक्वल टू, हाँ यहाँ एक भाई छोटी सी ये 3x स्क्वायर है, लिहाजा ये हमारे पास 3 और ये 2x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये करेक्शन कर लीजिएगा, ओके जी। तो 2x स्क्वायर ई रेज्ड टू पावर x एंड देन दिस वुड बी x क्यूब ओवर 3 ओवर नहीं है, सॉरी 3x स्क्वायर है, ये नहीं है, ठीक है, ओके। तो इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो यू विल हैव 2x पावर 5 e पावर x, फिर w2 होगा हमारे पास, ये आ जाएगा x1 x2 x स्क्वायर ई एक्स और 2x क्यूब x, ओके। इसके बाद हमारे पास जो है जनाब u1 डैश आ जाएगा, ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। u2 डैश जो होगा दैट वुड बी ई रेज पर x। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास u1 की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेट करने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज पर x प्लस 2x ई रेज पर x माइनस 2x, और u2 की वैल्यू आ जाएगी ई रेज पर x। तो सो yp वुड बी इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2। फिर इसी तरह आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, किससे, y इज इक्वल टू yc प्लस yp। तो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने ये चंद चीजें पढ़ी। एक तो हमने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फॉर हायर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट कंसीडर किया, उसमें हमने काशी-आयलर इक्वेशन की बात की। काशी-आयलर इक्वेशन का मेथड सीखा हमने, कैसे सॉल्व करते हैं उसको, उसमें होमोजीनियस इक्वेशंस को भी सॉल्व किया, फिर हमने नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स भी सॉल्व की और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व की। इसके साथ ही आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ। आइंदा अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।